टाडा कानून आया था तो वो हालांकि आया था एंटी टेरर एक्टिविटीज से निपटने के लिए। इसी तरीके से मोका आया और इसी तरीके से और भी एक दो कानून और भारत सरकार लाई। उनका जो प्रयोग होना था वो आमतौर पर टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ कानून को, व्यवस्था को, एजेंसीज को ज़्यादा मजबूती देने के लिए था। लेकिन इसका इस्तेमाल मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ भी बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। ये बात और है कि टाडा में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने के बावजूद टाडा के तहत सजा मिलने की जो रेशियो है वो बहुत कम है। वही स्थिति मोका की भी है, वही स्थिति पोटा की भी है। टाडा के मुकाबले में पोटा और मोका जो है वो थोड़े से कमजोर कानून रहे, लेकिन हैं वो भी उतने ही ताकतवर और शक्तिशाली। चूंकि सबूत नहीं मिलते, चूंकि और बहुत सारी व्यवस्थाओं की गड़बड़ियां होती हैं, जिसके कारण टाडा, मोका, पोटा जैसे कानूनों के होने के बावजूद अंडरवर्ल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं हुआ और अंडरवर्ल्ड अपने तरीके से पनता रहा, पनपता रहा, प्रचार प्रसार उसका होता रहा और कहीं भी उसमें ऐसा दिखाई नहीं दिया कि उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। ये बात और है कि जो 93 का ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में जितने भी आरोपी थे उन सबको टाडा के तहत बंदी बनाया, उनके खिलाफ मुकदमा चला और बाद में भी जितने आरोपी देश के बाहर थे उनको भी लाते गए, चाहे दुबई से लाए, चाहे पुर्तगाल से अबू सालेम को लेकर आए, जो भी वापस आया है उनके खिलाफ भी वो टाडा का जो पुराना मामला था वो अभी भी चल रहा है। लेकिन ये मामले, मुकदमे इतने लंबे समय तक चल रहे हैं, इतने लंबे घिसट रहे हैं, जिसकी वजह से इन कानूनों के होने और न होने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो लिहाजा ये बात तो साफ तौर पे कही जा सकती है कि टाडा, मोका, पोटा जैसे कानूनों का अंडरवर्ल्ड के ऊपर लगभग न के बराबर प्रभाव पड़ा है।